खड़गे साहब, किया है तो सुनना पड़ेगा, हिम्मत के साथ सुनना पड़ेगा। मान्यवर, राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने तक बढ़ा दी। मान्यवर, ये 4 संशोधन, मैं समझ रहा हूं क्यों गुस्सा आ रहा है, मान्यवर। Sir, he is not yielding. Honorable Home Minister is not yielding. Are you yielding, sir? मान्यवर, मैं आपको एड्रेस करूंगा। तुम तो कायर हो, मान्यवर, तुम लड़ाकू हो। Okay. मान्यवर, What the मैं Honorable आपको Home एड्रेस Minister करूंगा। go on record. What the Honorable Home Minister खड़गे जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपकी हाजिरी वहां दर्ज करनी चाहिए। कृपया बैठे, मुझे बोलने दीजिए। मान्यवर, ये चारों संशोधन मैं मेरी पार्टी के दफ्तर से नहीं ला सकता। ये चारों संशोधन संविधान में हुए, किसी को अदालत ने निरस्त किया, किसी को जनता पार्टी की सरकार आई तब उसको निरस्त किया, कुछ लिंगरिंग टेस्ट में रह गए, पर ये चारों संशोधन वास्तविकता है। ये 4 संशोधन से कांग्रेस पार्टी की संविधान सुधार करने की मंशा क्या है? एक में हम पर केस न हो, दूसरे में हम चुनाव हारने वाले तो समय बढ़ा देना, तीसरे में मेरे पर जांच नहीं हो सकती, और चौथे में नागरिकों के संविधान प्रदत्त अधिकारों को समाप्त करें। हम कई कानून लेकर आए, हम कानून लाए ट्रिपल तलाक को निरस्त करने का। अब ये कहते हैं आपकी वोट बैंक की राजनीति है। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट का कोई वोट बैंक होता है क्या? सुप्रीम कोर्ट तो चुनाव नहीं लड़ती है, जजों को चुनाव नहीं लड़ना है। ट्रिपल तलाक समाप्त करना चाहिए और साहबानों को मुआवजा देना चाहिए। दोनों जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय पर दिए थे, परंतु वोट बैंक की राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति कर मुस्लिम बहनों के साथ इतने साल अन्याय करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया। हमने तो ट्रिपल तलाक समाप्त कर मुस्लिम माताओं को, बहनों को अधिकार दिया। आपका कि भी अधिकार आपके पति जैसे हैं, मगर देखिए साहब, ट्रिपल तलाक समाप्त हो गया, अभी कोई नहीं कहता अच्छा हुआ। कैसे कहेगा? एक उदाहरण पड़ा है, हमारे आरिफ मोहम्मद खान बेचारे मंत्री थे, अच्छे खासे मंत्री थे, फर्राटे की अंग्रेजी बोलते थे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, फारसी के विद्वान, उर्दू के विद्वान, हिंदी तो मातृभाषा। अब उन्होंने कहा कि साहबानों को मुआवजा देना चाहिए, मंत्री पद भी गया, सांसद पद भी गया, और बेचारे कई सालों तक संघर्ष करते। कौन बोलेगा मान्यवर? इनका जो पद्धति है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने की पद्धति है। मान्यवर, 2020 में हम नई शिक्षा नीति लाए, पहली शिक्षा नीति आजादी के बाद आई है जिसका विरोध कम्युनिस्ट भी नहीं कर पाए। बाकी तो शिक्षा नीति आए और कम्युनिस्ट पार्टी विरोध न करे, ऐसा कभी हो सकता है? मुझे भी बड़ा आश्चर्य होगा कि प्रकृति बदल गई है या उनका सोच बदल गया है। खैर, जो भी हुआ, फिर मुझे किसी ने बताया कि आपने इतनी अच्छी शिक्षा नीति लाए हैं कि इसका विरोध करोगे तो लोग उनका विरोध करेंगे, इसलिए विरोध नहीं किया है। मान्यवर, जम्मू कश्मीर में आरक्षण देने का संशोधन विधेयक लाए और 3 नए आपराधिक कानून भी हम लेकर आए। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ये 3 कानून 160 साल बाद पहले अंग्रेजों ने बनाए थे, अंग्रेजों की पार्लियामेंट में बने थे। नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के माध्यम से हमारी संपूर्ण न्यायिक आपराधिक न्याय प्रणालिका को भारतीयकरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी। और वो कानून जो अंग्रेजों को राज टिकाने के लिए बने थे,
वो कानून को समाप्त कर हमारे संविधान ने हमारे नागरिकों को जो अधिकार दिए हैं, समय पर न्याय मिलना चाहिए, इसका करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस देश को गुलामी की मानसिकता से आजाद करने का काम कई सालों के बाद अगर किसी ने किया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। और आप तो कई साल तक अटल जी की सरकार आई, कई साल तक बजट शाम को 5:30 बजे रखते थे। क्यों शाम को 5:30 बजे रखते थे? क्योंकि इंग्लैंड की रानी के घड़ी में उस वक्त 11 बजते थे। आजादी के इतने सालों तक अंग्रेज की रानी के घड़ी से बजट रखने की आदत थी, वो भी किसी ने बदला तो भारतीय जनता पार्टी ने बदला, अटल बिहारी वाजपेयी। मान्यवर, संविधान के सम्मान की बहुत बातें हुई हैं, मगर संविधान का सम्मान सिर्फ बातों में नहीं होना चाहिए, कृति में भी होना चाहिए, कर्तृत्व में भी होना चाहिए और कल्पना में भी होना चाहिए। जब कृति में नहीं है, कर्तृत्व में नहीं है, तो कल्पना में आ ही नहीं सकता। अभी मैंने इस चुनाव में अजीबोगरीब नजारा देखा मान्यवर, अजीबोगरीब नजारा था। आज तक इतने साल चुनाव हुए, किसी ने आम सभाओं में संविधान को लहराया नहीं। संविधान को लहराकर, झूठ बोलकर जनादेश लेने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस पार्टी के नेताओं के माध्यम से। मान्यवर, রাজ্যসভায় অমিত শাহ বলেন, আমরা আইন নিয়ে এসেছি 3 তালাক বাতিল করার, আর বিরোধীরা বলছে এটা আপনাদের ভোট ব্যাংকের রাজনীতি। অমিত শাহ বলেন, সুপ্রিম কোর্টের কি কোনো ভোট ব্যাংক হয় নাকি? সুপ্রিম কোর্ট তো নির্বাচন লড়ে না, বিচারকদের নির্বাচন হয় না। 3 তালাক শেষ করতে হবে আর শাহবানোকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত। দুটি রায় সুপ্রিম কোর্ট আলাদা আলাদা সময় দিয়েছে, কিন্তু ভোট ব্যাংকের রাজনীতি আমরা করছি না। ভোট ব্যাংকের রাজনীতি করে করে মুসলিম বোনেদের সাথে এত বছর পর্যন্ত অন্যায় কাজ এই কংগ্রেস দলটি করেছে। আমরা তো 3 তালাক সমাপ্ত করে মুসলিম মা বোনেদের অধিকার দিয়েছি, আপনাদেরও অধিকার আপনাদের স্বামীর মতো। কিন্তু দেখুন, 3 তালাক শেষ হয়ে গেল, এখন কেউ বলে না ভালো হয়েছে। কিভাবে বলবে? একটা উদাহরণ আছে, আমাদের আরিফ মোহাম্মদ খান বেচারা মন্ত্রী ছিল, খুব ভালো মন্ত্রী ছিল, ভালো ইংরেজি বলতো, অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। এবার উনি যখন বললেন শাহবানোকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত, ব্যাস উনার মন্ত্রী পদও গেল, সাংসদ পদও গেল, আর বেচারা অনেক বছর পর্যন্ত সংঘর্ষ করে গেল। এদের পদ্ধতি ভোট ব্যাংকের রাজনীতি করার পদ্ধতি। আমরা 2020-তে নতুন শিক্ষানীতি নিয়ে এসেছিলাম। প্রথম শিক্ষানীতি আজাদির পরে এসেছে, যার বিরোধ কমিউনিস্টও করতে পারেনি। তাছাড়া শিক্ষানীতি আসলো আর কমিউনিস্ট পার্টি বিরোধ করবে না, এটা কখনো হতে পারে? অমিত শাহ বলেন, আমিও আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, প্রকৃতি বদলেছে নাকি তাদের চিন্তাভাবনা বদলেছে। আর যাই হোক না কেন, তারপর আমাকে কেউ বলল যে আপনি এত ভালো শিক্ষানীতি নিয়ে এসেছেন, এর বিরোধ যদি করে তাহলে মানুষ ওদের বিরোধ করবে, এর জন্যই তারা বিরোধ করেনি।